प्रिय विद्यार्थियों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और आज हम भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना से अपनी बात प्रारंभ करेंगे। लेकिन आपको ध्यान है कि इससे पहले हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ चुके हैं। और आपको यह भी ध्यान है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का जिक्र करने में, उसकी बात करने में अपना यह जो व्याख्यानों का क्रम चल रहा है, इस क्रम में हम 14 बार मिले हैं। मैं चाहता तो 2 या 3 कड़ियों में स्रोतों का अध्ययन पूरा कर सकता था, लेकिन मैंने स्रोतों के अध्ययन के लिए समय की सीमा नहीं देखी। इसका कारण है, आप इतिहास के किसी भी कालखंड को पढ़िए, यदि आप उस कालखंड को एक इतिहास के विद्यार्थी की दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको पहले उस कालखंड से संबंधित प्रमुख स्रोतों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्रोत ही वह सामग्री है जिससे इतिहास की रचना होती है। और यदि आप स्रोतों से परिचित रहेंगे तो आगे अध्ययन करते समय जहां जहां स्रोतों का उल्लेख आएगा, आपको वे स्रोत अपरिचित नहीं लगेंगे। आपको लगेगा कि यह बात हम पढ़ चुके हैं और इस स्रोत का संदर्भ स्रोत पढ़ते समय इस रूप में आया था। तो इसलिए हमने स्रोत पढ़ने में इतना समय लगाया। अब हम प्रारंभ करेंगे भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना से। वैसे तो जो बड़ा प्रश्न उभर कर सामने आता है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, और उसमें हम मोहम्मद गोरी की बात कर लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लेते हैं और इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं। लेकिन ये बातें तो बाद की बातें हैं। आपको पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा और आपको 712 ईस्वी के मोहम्मद बिन कासिम के हमले को देखना पड़ेगा जो सिंध पर हुआ था। और हम पढ़ते हैं कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब और किसके द्वारा किया गया, तो हम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किए हुए आक्रमण को बता देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अरबों से हमारा संबंध 712 ईस्वी में ही स्थापित हुआ। जब आप प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि प्राचीन भारत में भी हमारे अरबों से अच्छे संबंध थे। हमारे व्यापारिक संबंध रहे हैं अरबों से। व्यापार की वे कड़ी थे हमारे लिए। इस्लाम में परिवर्तित हो जाने के बाद उनकी नजरें भारत के समृद्ध बंदरगाहों पर पड़ी। अब पड़ी का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने उन्हें पहली बार देखा था। मैं स्वयं ही कह रहा हूं कि पहले से ही वे हमारे संपर्क में थे। यहां कहने का मतलब यह है कि उन्होंने यह सोचना शुरू किया कि यदि इन बंदरगाहों पर कब्जा ही हमारा हो जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे।
यह जो नया परिवर्तन आया था अरब में, इस परिवर्तन से जुड़े हुए लोगों ने पीछे मुड़कर इतिहास नहीं देखा था। खैर, उन्होंने अपने हिसाब से सोचा, अपने दृष्टिकोण से सोचा, और वो ये चाहते थे कि हमारा कब्जा हो जाए। उनका तो नहीं हुआ, लेकिन एक रास्ता खोलकर चले गए वो, और आगे जाके वही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। 8वीं शताब्दी के शुरुआत में, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 8वीं शताब्दी की शुरुआत में इराक के अरब गवर्नर अल हज्जाज ने अपने मालिक दमस्कस के उमैयद खलीफा वाहिद प्रथम के आदेश पर सिंध के विरुद्ध 2 अभियान भेजे। राजा दाहिर ने दोनों ही अभियानों को विफल कर दिया। हो सकता है कि इससे ज्यादा बार विफलता मिली हो, और उन विफलताओं से आक्रोशित होकर और हज्जाज ने अपने नौजवान भतीजे और दामाद, वो दामाद भी था, कौन, मैं नाम ले रहा हूँ, इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, जिसे आप मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानते हैं, उसको भेजा कि तुझे सिंध जीतना है। एक बड़ी सेना दी गई उसको। वह बलूचिस्तान होता हुआ, जो पहले ही अरबों के नियंत्रण में था, और सिंध के बंदरगाह देवल पर आ गया। राजा दाहिर के पास कोई दुर्बल सेना नहीं थी, लेकिन उससे एक चूक हुई। चूक ये हुई दाहिर से कि उसने देवल के बंदरगाह की रक्षा करने के बजाय और अपने राजधानी क्षेत्र को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया, और सिंध के केंद्र में थोड़ा पश्चिमी तट पर उसकी राजधानी थी रेवार। तो उसने अपने आप को रेवार पर केंद्रित कर लिया, खाई खोद ली और उसके अंदर सुरक्षित हो गया कि यहां वो आएगा तो उसका मुकाबला करेंगे। अब देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। अब हमें क्या पता कि वो किस कारण से देवल नहीं गया था। थोड़े से प्रतिरोध के बाद में और उसका क्षेत्र है वो अधिग्रहित कर लिया गया। बहुत सारे लोगों को मारा गया। नेरन और सहवान का क्षेत्र जहां बौद्ध ज्यादा थे, वो बिना लड़े ही शत्रु के अधीन चले गए। यद्यपि 2 दिनों तक दाहिर ने लड़ाई की है और अपना जीवन उसने दे दिया। उसकी पत्नी रानीबाई ने रेवार के किले को समर्पित करने से इनकार कर दिया और अंत तक लड़ती रही, और आखिर में वही हुआ जिसका डर था, उसने जौहर किया। और इस तरह से सिंध है वो अरबों के अधीन चला गया। अब क्या हुआ कि 713 ईस्वी में मुल्तान भी जीत लिया गया,
उसके दक्षिण पश्चिम से लगा हुआ पंजाब का इलाका भी जीत लिया गया। खलीफा ने फिर बाद में कासिम को वापस भी बुला लिया। उस पर वहाँ यह आरोप भी लगा कि उसने नैतिक नियमों का उल्लंघन किया है। कहा जाता है, एक संदर्भ है, एक रेफरेंस है, मैं आपको बता देता हूं कि राजा दाहिर की 2 बेटियां थी, परमल देवी और सूरज देवी। इनको बंदी बनाकर ले गया कासिम और उनको खलीफा के हरम में डाल दिया ले जाके। जो संदर्भ लिखा हुआ है मैं आपको वह बता रहा हूं, और यह संदर्भ है वो अपने ये जो पुस्तक है जेएल मेहता की किताब है, उस किताब में एक रेफरेंस दिया हुआ है, उसको मैं बता रहा हूं। तो उनको वहां रखा और बाद में जब उचित समय आया, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कासिम है इसने 3 दिन तक और हमें अपने खुद के यहां बंदी रखा और खलीफा के पास भेजने से पहले और हमारी मर्यादा भंग की। खलीफा को इस बात से बड़ा क्रोध आया और उसने कासिम को मृत्यु दंड दिया। अब आगे यह भी लिखा हुआ है कि बाद में उन लड़कियों ने यह कहा कि हम तो झूठ बोली थी, हमें तो हमारे पिता की मृत्यु का बदला लेना था। तो कहते हैं कि बाद में उनको भी दंडित किया गया और घोड़े की पूंछ से बांध के तब तक घसीटा गया जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। ऐसी बहुत सारी बातें आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में मिलेंगी और मैं सारी बातें तो बता ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस तरह के संदर्भ कहीं कहीं आए तो आप उनको देखिएगा और उनकी पुष्टि करने की कोशिश भी कीजिएगा दूसरे स्रोतों के माध्यम से। तो चलो, इस तरह से सिंध है वो अरबों के अधिकार में चला गया और अरबों ने यह जो सिंध की विजय की थी, इसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो यह है कि अरबों से हमारा संपर्क और बढ़ा। अरबों से संपर्क ज्यादा बढ़ने के कारण और दोनों ही तरफ से, और जो हमारे जो ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विचार या हमारे सांस्कृतिक ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, ऐसा कह सकते हैं। और वह एक अलग बिंदु है, उस पर भी बड़ी बात हो सकती है। आम जनता है वो इन चीज़ों को ज़्यादा समझती नहीं, लेकिन वो बहुत जल्दी अनुकूलित हो जाती है। और अपने भारत की तो यह खास बात ही है कि हम तो ये समझ लीजिए कि आत्मसातीकरण के अगुवा थे और आज भी हैं। हर अच्छी चीज़ को हम ग्रहण करते हैं और हमारी हर अच्छी चीज़ हम दे भी देते हैं। खैर, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अरबों द्वारा सिंध की विजय का भारत में कोई स्थायी प्रभाव नहीं हुआ। इतिहासकार स्टैनले लेनपुर लिखता है कि यह भारत एवं इस्लाम के इतिहास में एक उपकथा तथा एक परिणाम शून्य विजय थी। भाई, उन्होंने ऐसी जगह जीती जहां कुछ पैदा ही नहीं होता था। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस जमीन में कुछ पैदा न होता हो वह जमीन शत्रुओं के पास चली जानी चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उनको कोई लाभ नहीं मिला इसका, लेकिन यह जरूर हुआ कि 3 शताब्दी के बाद तुर्कों को भारत की जीत का उपहार मिल गया। पहले महमूद गजनवी ने भारत पर हमले किए और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने
भारत पर हमले किए। आपको ये बताएं कि 1191 और 1192 ईस्वी में अफगानिस्तान से मोहम्मद गोरी आया। 1191 में वो पृथ्वीराज चौहान से हार गया। 1192 में फिर आया और जीत गया। यहाँ पर वह अपने आदमी छोड़ गया, अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों को छोड़कर गया, और उनमें से एक आदमी कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा होशियार था और 1192 से लेकर 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु तक वह यहाँ मोहम्मद गोरी का अधीनस्थ बनकर, उसका गुलाम बनकर, उसका दास बनकर शासन करता रहा और उसके मरने के बाद में उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। वहां से जो परंपरा शुरू हुई वह बाद में यह समझ लीजिए आपकी 1526 ईस्वी में बाबर के आने तक जारी रही, और उसके बाद में बाबर से जो परंपरा शुरू हुई मुगलों की वह अंग्रेजों के आने तक जारी रही। तो अब इसके पहले क्या हुआ? यह तो 1191-92 की बात है। इसके पहले भी 10वीं शताब्दी के मध्य में अफगानिस्तान की पहाड़ियों में एक नगर था गजनी। उस गजनी में एक नए राजवंश का उदय हुआ, तुर्क राजवंश का, और उससे उसका नाम पड़ा गजनवी राजवंश। 962 ईस्वी में अलप्तगीन नाम के व्यक्ति ने यह अपना राज्य स्थापित किया था, वह भी गुलाम था। 977 ईस्वी में एक दूसरा दास हुआ, गुलाम सुबुक्तगीन। उसने इस राज्य पर कब्जा किया और अपना विस्तार किया। यह जो सुबुक्तगीन था, इसने 986-87 ईस्वी में भारत पर हमला किया है, भारत की सीमा पर, और जनता को घोर यातनाएं दी हैं। उसको हिंदू राजा जयपाल से कठिन संघर्ष करना पड़ा। हालांकि बाद में उनमें संधि हुई और उसने जयपाल पर वादा तोड़ने का आरोप लगाकर फिर हमला किया और उसको पराजित कर दिया। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई, और उसके बाद ये समझ लीजिए कि जब उसकी मृत्यु हुई थी उस समय सारा तो अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख, भारत का पश्चिमोत्तर हिस्सा, यह पूरा उसके शासन में आता था। उसके मरने के बाद में और गजनी का आसन उसके पुत्र महमूद के अधिकार में आया। वह सुबुक्तगीन से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी था। अब तक इन लोगों की उपाधि हुआ करती थी अमीर, लेकिन उसने सुल्तान उपाधि धारण की, सुल्तान की पदवी अपने लिए तय की। तो इतिहास में महमूद गजनवी पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि ली। एक तो आप ये याद रखें। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 के बीच में भारत पर 17 बार हमले किए, और 1026 ईस्वी में उसका हमला सोमनाथ के मंदिर पर था। यहां से उसने इतना धन लूटा कि वह सारे धन को समेट कर ले जा भी नहीं सका। यह एक अलग विषय है कि भारत में इतनी बार ये विदेशी हमला हुआ और हम संगठित होकर
इन विदेशियों का मुकाबला नहीं कर सके। सोमनाथ का विध्वंस किया और उसके बाद में उसने सिंध के जाटों पर भी हमला किया और 1030 ईस्वी में वो महमूद गजनवी मर गया। महमूद गजनवी के आक्रमणों से दुनिया के सामने यह जाहिर हो गया कि हिंदुस्तान पर हमला किया जा सकता है। अंग्रेजों ने जब हमारा इतिहास लिखना शुरू किया और उन्होंने हमें इतिहास पढ़ाना शुरू किया, या उन्होंने ये तय किया कि भारतीय इतिहास में क्या पढ़ेंगे, तो उन्होंने एक बात को बार बार दोहराया कि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे और इनकी आपस की फूट के कारण ही और यहाँ विदेशियों के हमले हुए, उनको सफलता मिली। ये बात सच है, लेकिन वे जिस रूप में रखते हैं बात उस रूप में नहीं है। आप प्राचीन भारत की सीमाओं को देखिए, हम कहां से कहां तक फैले हुए हैं। इतने बड़े भूभाग पर क्या कोई एक राजा शासन कर सकता है? निश्चित रूप से अनेक राजा शासन करेंगे और उनके मध्य संघर्ष भी होगा। जब यूरोप के राज्यों में आपसी संघर्ष हो सकता है और उन राज्यों के भूगोल को मिला दे तो वो भारत के भूगोल के सामने बहुत कम है, तो वहां के राजाओं के आपसी संघर्ष को तो आप यह नहीं कहेंगे कि वे आपस में लड़ रहे थे। और भारत जितने बड़े भूभाग में और इस तरह का राजनीतिक संघर्ष होता है कि दूसरे देशों के आक्रमणकारी यहां पर कब्जा कर लें, उस बात को आप प्रकाशित करके बताते हो, अंडरलाइन करके बताते हो, अधोरेखा खींच के बताते हो। यह तो उनको करना ही था, क्योंकि वो हमें क्यों पढ़ाएंगे अच्छी बातें हमारे लिए। हमारा जो मूल स्वरूप है, हमारी जो मूल शक्ति है, वह तो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा भारतवर्ष राजाओं के आपस में संघर्षरत होने के बाद भी एक था, और यही कारण है कि हम में आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति विकसित हुई। तो महमूद गजनवी के आक्रमण का भी भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसने सिर्फ पंजाब को अपने कब्जे में लिया था और वहां से भी उसे कोई ज्यादा मतलब नहीं था। उसको बार बार हिंदुस्तान पर हमला करना था, इसलिए उसको एक रास्ता चाहिए था। महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत में शासन की स्थापना करना था ही नहीं। उसका उद्देश्य तो यहां पर लूटमार करना था, अपना खजाना भरना था। मुख्य उद्देश्य उसका ये था। और मैं आपको बताऊं कि यह जरूर है कि महमूद गजनवी ने तो लूटमार की, या हम कुछ इतिहासकारों की बात माने तो अपन यह भी कह सकते हैं कि उसने यहां उस विचारधारा का आतंक फैलाने की कोशिश भी की जिससे वह आता था। मैं आपको ईश्वरी प्रसाद जी की किताब भारत का इतिहास 1000 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक की वो किताब है। तो भारत का इतिहास से एक दो पंक्तियां पढ़ के सुना रहा हूं, जो वे कहते हैं कि महमूद गजनवी का उद्देश्य था भारत में आने का। वे लिखते हैं कि महमूद गजनवी का उद्देश्य स्थायी रूप से अधिकार स्थापित करना नहीं था। उससे भी पूर्व अरब लोगों की विजय केवल एक ऐसे प्रांत तक ही सीमित रही थी जो उपजाऊ न था। मैं कह चुका हूं,
महमूद ने भारत में आंधी की भांति प्रवेश किया था और लूटमार से अपार संपत्ति प्राप्त करके और वह अपने देश लौट गया। उसके आक्रमणों का उद्देश्य राज्य स्थापना न होकर लूट मार करना और मूर्तियों का विध्वंस करना था। इन उद्देश्यों की पूर्ति होते ही उसने असंख्य भारतवासियों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। तो यह तो महमूद गजनवी की बात हुई। महमूद गजनवी ने तो नहीं सोचा भारत में शासन स्थापित करने की, लेकिन उसके बाद में जब मोहम्मद गोरी आया तो वह यहां शासन की स्थापना की नीयत से आया। यह कह सकते हैं कि महमूद गजनवी तो भारत का लुटेरा था, यानी भारत को लूटने वाला था वो। और जो मोहम्मद गोरी है वह भारत में इस्लाम की सत्ता को स्थापित करने वाला था। यह अंतर है, क्योंकि इन दोनों के कार्यों की तुलना करके आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। मोहम्मद गोरी ने उस चुनौती का सामना करने की हिम्मत की जिसके तहत यह स्पष्ट था कि यदि भारत में सत्ता स्थापित करनी है तो यहां के वीरों से, यहां के वीर राजाओं से, यहां के वीर सैनिकों से लड़ना पड़ेगा, और वह लड़ने के लिए तैयार होकर आया था। तो यह सही है कि महमूद गजनवी जब मर गया 1030 ईस्वी में, उसके बाद में जो उसका साम्राज्य काफी दूर तक फैला हुआ था, वह साम्राज्य धीरे 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 कमजोर पड़ता चला गया। और बाद में जब मोहम्मद गोरी को मौका मिला तो उसने अपनी तरफ से एक नई शुरुआत की। तो जब अपन अगली बार मिलेंगे तो मोहम्मद गोरी की बात करेंगे। तब तक आप एक तो वह जो प्रारंभ में मैंने आपसे कहा था कि आप स्रोतों को पढ़ लीजिए, तो एक बार स्रोतों को पढ़ लीजिए। लिखित सामग्री भी मैंने दे रखी है आप लोगों को, और व्याख्यान आपके पास है ही, उनका लिंक आपके पास है ही। आप उनको दोबारा सुनिए ताकि आगे अपन जब चलें तो आपको सुविधा हो जाए समझने में। धन्यवाद।